सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम डॉक्टर साहब से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉमन, सबसे आम जो किडनी की बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़, उसके बारे में कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। ये समझने और समझाने की कोशिश करने वाले हैं कि डायलिसिस कब कराने की आवश्यकता है, ट्रांसप्लांट की नौबत कब आती है और डायलिसिस से आप लोगों को क्यों नहीं घबराना चाहिए। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं यही करना चाहूँगी कि जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा आम है, जैसा कि आप खुद बता रहे थे, वो होती क्या है? किडनी की बीमारी जनरली दो प्रकार की होती है, जो कॉमनली हम लोग बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी AKI, और दूसरी है क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसको हम लोग CKD भी बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लोग अभी जानने लग गए हैं कि CKD एक बीमारी होती है किडनी की। तो ये दोनों में अंतर करना ज़रूरी है। एक्यूट मतलब कि रिसेंटली कुछ किडनी में ऐसा डैमेज हुआ हो, तो जनरली एक्यूट किडनी इंजरी होती है, वो कुछ डायलिसिस के बाद या बिना डायलिसिस के कुछ हम लोग दवाइयों से या कुछ प्रिकॉशन लेके उनको ठीक किया जा सकता है। वो एक्यूट है, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। क्रोनिक किडनी डिजीज जनरली क्या होता है कि बहुत लंबे समय से, 3 महीने से ज़्यादा या वर्षों से आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, जो होते होते ऐसे स्टेज पे पहुंच गया जो कि इरिवर्सिबल डैमेज बोलते हैं, जो ठीक नहीं हो सकता है, तब हम लोग उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ होने के कारण बहुत कॉमनली अभी मोस्ट कॉमन कॉज तो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ आजकल जानते ही हैं कि इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो इसी तरह से जनरली डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट हैं, उसमें 40 से 50% लोगों को किडनी की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो पहला हो गया डायबिटीज़, दूसरा हाइपरटेंशन। कुछ ऐसे अननोन कारण होते हैं जिसमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। बाकी कुछ बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक, मतलब किडनी को ख़राब करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जिनको बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। उसके बाद कुछ आनुवांशिक बीमारी होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी एक डिजीज़ हो गया, और भी बहुत सारी हैं, उसके कारण भी किडनी ख़राब हो जाती है। ठीक है, इस तरह से करते करते बहुत सारी कॉमन कॉजेज़ हैं, कारण, जिसके कारण किडनी ख़राब हो सकती है। तो ये सब क्रोनिक किडनी डिजीज़ के कारण हो सकती हैं। अब अगला सवाल डॉक्टर साहब मैं ये करना चाहूँगी, जैसा कि आपने बता दिया कि डायबिटीज़ सबसे कॉमन कारण है और भी बहुत सारी दवाइयों की वजह से भी किडनी की ये बीमारी हो सकती है, तो ये जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ यानी कि CKD है, ये कितना घातक साबित हो सकता है? CKD के अलग अलग स्टेजेज हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 1 जो इनिशियल स्टेज में है, और 5 है जो लास्ट स्टेज बोला जाता है, जिसको हम लोग एंड स्टेज किडनी डिजीज़ बोलते हैं। तो CKD स्टेज 1, 2 तक तो हम लोग इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। 3 ऑनवर्ड्स आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मेडिसिन की। जनरली 1, 2 स्टेज में हम लोग क्या करते हैं कि जो जो कारण होते हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर कुछ ऐसी दवाई ले रहे हैं, या फिर आपको कुछ आनुवांशिक कुछ बीमारी है, तो उसको हम लोग कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल रखा जाए, हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखा जाए, तो ये प्रोग्रेशन को थोड़ा सा स्लो करता है। CKD एक बार अगर आपको हो गया तो ये बेसिकली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इंक्रीज ही करता रहता है, धीरे 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 बढ़ता ही रहेगा। तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम लोग उसको स्लो कर सकते हैं। और कैसे हम लोग इसको पहचानें? किडनी बीमारी पहचानने के लिए सबसे सिंपल टेस्ट है, सिंपल जो एकदम सस्ता है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन सब जगह होता है, बहुत ही सस्ता है, 100-150 रुपया है। और एक सेरम क्रेटनिन, ये दोनों टेस्ट से हम लोग पता कर सकते हैं कि किडनी कितनी ख़राब है और कुछ और प्रॉब्लम है कि नहीं, हमें नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये टेस्ट ऑलमोस्ट सभी गांव में सब जगह इजीली अवेलेबल है, इसको हम लोग कर सकते हैं अगर किसी को कोई शंका हो कि हम लोग की किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। और सिम्टम वो होता है कि जैसे पेशेंट को फील हो कि क्या ऐसा हमको लगे कि किडनी की बीमारी हो सकती है। तो जनरली इनिशियली कुछ स्टेज में, जैसे CKD 1, 2, 3 तक तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये धीरे धीरे से, इंसीडियस बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे से पेशेंट को होता है, तो पेशेंट को एहसास नहीं होता है। जब लास्ट स्टेज में 4 और 5 स्टेज में हो जाता है, तब पता चलता है कि हाँ अभी, मतलब जैसे आपको भूख नहीं लगना, ये बहुत ही कॉमन है, भूख नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगना, कमजोरी, एकदम लेथार्जिक टाइप का लगेगा, कुछ काम करने में नहीं। और अगर लास्ट स्टेज में हो जाएगा तो उसमें, जैसे CKD स्टेज 5 जब लास्ट स्टेज, उस केसेस में
वॉमिटिंग होते रहना, बार बार उल्टी जैसा मन होना जिसको हम लोग नोज़िया कहते हैं, वॉमिटिंग हो गया, उसके बाद फिर सांस लेने की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब किडनी CKD के लक्षण है। जैसा कि अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही पूछा था, इसके लिए जैसे अब ये बहुत स्टेज 4 स्टेज 5 पे आ जाता है, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या इलाज उपलब्ध है, मरीज़ को किस तरीके से बचाया जा सकता है? हाँ, बेसिकली हम लोग इनिशियली शुरू से ही पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। जैसे आप अगर कोई ऐसे दवा खा रहे हैं जो किडनी को डैमेज कर रही है, उसको हम लोग बंद कर देंगे। शुगर आपका वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं है, ठीक है। हाइपरटेंशन आपका वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं है। नमक खाना जनरली हम लोग बोलते हैं कि आप नमक ऐसा खाएं कि खाना थोड़ा फीका लगे, कि नमक की कमी है, तो नमक कम खाना है। वॉकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट सभी को 30 मिनट को तो ब्रिस्क वॉक करना ही चाहिए। तो ये सब से हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे आप यूरिक एसिड लेवल कम कीजिए, जो एनिमल प्रोटीन है स्पेशली रेड मीट, उसको अवॉइड करना रहता है, और प्रोटीन ही थोड़ा सा कम खाना रहता है, ठीक है। और बाकी अगर यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे यूरिन में कुछ इन्फेक्शन है जो कि प्रोग्रेशन को बढ़ा सके, वो सबको हम लोग कंट्रोल करना रहता है। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो देख कर ओवरऑल आपको क्या दवाएं चलनी चाहिए, कुछ इन्फेक्शन वगैरह है कि नहीं है, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो प्रोग्रेशन को एकदम स्लो कर दे। अब एक बहुत अहम सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक मरीज़ को, या एक मरीज़ जो भी इस चीज़ से सफ़र कर रहा है CKD से, तो उसकी ज़िंदगी में डायलिसिस की नौबत कब आ सकती है? डायलिसिस कब से शुरू करना चाहिए? जैसा मैंने बताया कि CKD के बहुत सारे स्टेज और ग्रेडिंग है, 1 2 3, 3A and B, 4 and 5। तो 5 को बोलते हैं हम लोग इंड स्टेज रीनल डिजीज, लास्ट स्टेज होने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का सिम्टम कैसा है, जैसे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे क्रेटिनिन किसी का 7-8 हो गया, और प्लस उसके साथ उसके सिम्टम हो रहे हैं, जैसे वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है, एकदम भूख नहीं लग रहा है, पेशेंट वीक होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग डायलिसिस का प्लान करते हैं। और डायलिसिस बेसिकली उससे पहले होता है कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे आपकी किडनी ख़राब हो गई है, तो ऐसा क्या करें कि उस किडनी को रिप्लेस किया जाए कुछ ऐसे चीज़ से जो किडनी का काम करे। तो इसके लिए हमारे पास 3 संसाधन हैं। एक तो हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस भी 2 तरह की होती हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा हीमोडायलिसिस। जो कॉमनली हम लोग के यहाँ होता है हीमोडायलिसिस मतलब आपके ब्लड को निकालकर एक मशीन में प्यूरिफाई करके वापस ब्लड में डाल दिया जाता है। इससे होगा कि जो किडनी, जो हमारे बॉडी में खून को साफ़ करने वाला काम है, वो एक मशीन के द्वारा होता है। और दूसरा है बेस्ट जो बोला जाता है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट इज़ ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो कॉमनली क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को आपने बताया कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जस्ट लाइक एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए। उन लोग को लगता है कि लाइफ यहीं समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायलिसिस पर भी अभी बहुत सारे पेशेंट हैं जो वर्किंग पेशेंट है, अपना ड्यूटी किए, शाम को आए यहाँ पर 5 बजे डायलिसिस कराए, फिर घर चले गए। तो डायलिसिस पर भी लाइफ ही बहुत ही सिंपल है, पहले की तरह नहीं। आजकल डायलिसिस में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो गए हैं, बहुत सारे एडवांस रिसर्च हुए हैं, जिसके कारण पेशेंट बहुत हद तक ऑप्टिमाइज रहते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है।